2022 को करें गुड बाय, 2023 का वेलकम करें महादेव के साथ पशुपतिनाथ में। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं नेपाल यात्रा 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ पोखराज हिल स्टेशन, गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान लुम्बिनी पर भी घुमाया जाएगा, केवल 16,000 रुपए में। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा कैपिटल वैल्यू टैक्स लागू की गई है, वहीं लोगों को 6 साल का एरियर्स भी भेजा गया है। इस मुद्दे पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाए हैं, जिसकी हियरिंग शुरू हो चुकी है। आज 4 तारीख को एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी की भी हेयरिंग थी। उन्होंने जो प्रॉपर्टी है उनको लेकर ऑब्जेक्शन डाला था और उनको नोटिस भेजी गई थी कि आपकी आज हेयरिंग है, आइए। इस विषय पर हमने शहर के जाने माने एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी से बात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक ख़ास बात कही। वह ख़ास बात यह है कि उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन विभाग और ऑडिट विभाग कैपिटल वैल्यू टैक्स की जो कार्यप्रणाली के मुद्दे पर दस्तक दे सकता है। आइए देखते हैं पूरी मुलाकात। देखिए, ये जो ज़्यादातर लोग जो हियरिंग पे आते हैं उसे तो न पूरी तरह से सुना जाता है न समझा जाता है। जो अधिकारी हियरिंग ले रहा है वो तो एक मजाक सा बन गया है हियरिंग का। हियरिंग करते समय उनको 2 मिनट में कहा है आपका ऑब्जेक्शन तो सेम है दूसरे के तरीका, और उन्हें बाहर भेजा जाता है। तो सेम हो या कुछ भी हो, अगर अधिकारी कोई हियरिंग ले रहा है तो उसे जुडिशियल अप्रोच रखना है। ये एक काजी जुडिशियल हियरिंग होती है, उसमें जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उनका एक एक कारण उनको लिखना पड़ेगा कि उनके मुद्दे सही है या गलत है। सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, उसका कारण देना पड़ता है। आप मुद्दों को न देखते हो, न पढ़ते हो, न समझते हो, सीधा बोलते हो ठीक है आपका ऑब्जेक्शन हो गया। आज मेरी हियरिंग थी तो मुझे तो 15-20 मिनट दिया गया ताकि, क्योंकि मैं इस पर अपने हियरिंग को जो जिस तरह से ले जाना चाहता था उस तरह से मुझे लेना था। तो पहले जो उन्होंने मुझे नोटिस दिया था हियरिंग का, वो नोटिस जो हियरिंग का था, मेरा ऑब्जेक्शन घर के फ्लैट के प्रॉपर्टी के बारे में था और उन्होंने मुझे नोटिस का ही जो दिया था हियरिंग का, वो मेरे ऑफिस के लिए हियरिंग के लिए दिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हियरिंग मेरे घर के फ्लैट पे सुनने वाले हो कि आप मेरे ऑफिस के प्रीमाइसेस के लिए? तो उन्होंने बोला इसमें तो आपका क्या हियरिंग किसके बारे में है आपके पास? मैंने बोला मेरे घर के बारे में नोटिस आया था, उसका ही ऑब्जेक्शन मैंने रिकॉर्ड करवाया है और उस पर ही हियरिंग होना चाहिए। तो उन्होंने वो गलती माना कि हमने जो हियरिंग नोटिस निकाला उसमें जिक्र जो किया ऑफिस का वो गलत किया है। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि मैंने उनको पूछा कि भाई मेरा जो पिछले 6 सालों से जो प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट था वो 420 फुट कारपेट एरिया था और अभी आपने जो नोटिस भेजा है उसमें आपने 581 फुट लिखा है बिल्टअप एरिया पे। तो कौन सा ऐसा नियम है, विनियम है जहाँ से आपको अधिकार प्राप्त होता है कि आप बिल्टअप प्रॉपर्टी के आधार पे कैपिटल वैल्यू डिसाइड करो? आपको तो कारपेट एरिया पे डिसाइड करना है, तो फिर ये कौन सा नियम और विनियम है जिसके आधार पे आपने निश्चित किए? तो उन्होंने बोला कि हमने आपका पॉइंट नोट किया है। तो मैंने बोला ऐसा कोई नियम है आप समझाओ मुझे। तो नहीं बोला आप बोलो, हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि भाई ये जो आपका जो रेट ऑफ टैक्सेशन है जो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मंजूर करते हैं महासभा, कैपिटल वैल्यू पे उन्होंने आपने बोला मंजूर किया है, तो उस मंजूरी का कहाँ जिक्र है आपके महासभा ठहराव में? मैंने तो आपका महासभा ठहराव तो कहीं बोलता नहीं कि आपका ये रेट मंजूर हुआ है। तो बोलता है वो जो महापालिका सचिव सेक्रेटरी है उसका दोष है, उसने उसको वो नोंद नहीं किया, उसका लिखा नहीं कि ठहराव को रेट को मंजूरी दी है। वहाँ में ये आप कैसे कह सकते हो? जब महासभा ने मंजूरी दी ही नहीं तो महापालिका सचिव ठहराव में उसका उल्लेख कैसा करेगा? उसका उल्लेख करने के लिए पहला मंजूरी तो होना चाहिए ना।
और मंजूरी नहीं हुआ तो ठहराव में वो कैसा उल्लेख करेंगे, और उसके ऊपर आप बोलते हो इंक्वायरी बैठेगा, जैसा आपको मान के चलना, आपने मान के लिया है कि वो रेट मंजूर था और उन्होंने लिखा नहीं। ये गलत तरीका है सोचने का, और इस तरह से अगर आप वस्तु स्थिति जानने के बगैर अगर किसी को दोष दोगे, ये भी गलत है। तो दूसरी बात मैंने उनको बोला कि भाई आपका जो ये 6 साल का रिकॉर्ड ही है, ये गैर कानूनी है। मैंने उनको 129(2)A सेक्शन पूरा पढ़ के सुनाया। 129(2)A सेक्शन जो है उसमें लिखा है कि जब तक आप कैपिटल वैल्यू पे डिसाइड करो तब तक टेम्पररी बिल आप निकाल सकते हो, प्रोविजनल बिल, लेकिन वो सरकारी वर्ष और ऑफिशियल ईयर के तहत। सरकारी वर्ष ख़त्म होने के बाद उसको लागू नहीं होता टेम्पररी बिल। तो पहले तो आपने जो टेम्पररी बिल 6 साल से निकाले हैं, जो आपने निकाले हैं, तो बिल में आपने लिखा है कि सेक्शन 129(A) के तहत हम ये टेम्पररी बिल निकाल रहे हैं। सेक्शन 129(A) कहीं भी MMC एक्ट में है ही नहीं। तो ये सेक्शन 129(A) इन्होंने कहाँ से लाया जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि हम तात्पुरता या टेम्पररी बिल निकाल रहे हैं? जब सेक्शन है ही नहीं, जिसका प्रावधान ही नहीं है, तो उसका उल्लेख कैसा कर सकते हैं? तो आपके 6 साल के जो प्रोविजनल बिल है वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद बोलते हो जी कि आपको अधिकार है सेक्शन 129(2)A में आप प्रोविजनल बिल निकाले ऐसे 6 साल का रिकवरी कर सकते हो। तो मैंने उनको बोला जो आपने स्पेशल नोटिस दिया है वो ज़रा आप देखो, उसमें 129(2)A का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र है तो सेक्शन 150A का। 150A क्या है कि उसमें महापालिका को अधिकार दिया जाता है कि आप 6 साल का टैक्स रिकवरी कर सकते हो, केवल जब कोई भी प्रॉपर्टी 6 साल से असेसमेंट न की हो, प्रॉपर्टी टैक्स जिसकी ना आई हो, उसके लिए। यहाँ तो सभी को प्रॉपर्टी टैक्स पहले आया है और आपने उसको ऑथेंटिकेट भी किया हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि रूल 19 जो टैक्सेशन रूल का है उसमें आप हर साल कर आकारणी पुस्तक जो असेसमेंट बुक है उसको आप अधिकृत करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो, और उसमें कमिश्नर का साइन रहता है। वो सर्टिफाई करता है कि जो आपको इस साल में प्रॉपर्टी टैक्स लगाई गई है वो ये कर आकारणी पुस्तक के तहत जो नोंद है उसके आधार पे की गई है और वो फाइनल है। तो अगर आपने वो फाइनल किए तो पिछले 6 सालों को आप देखो, पिछले 6 सालों में हर 31 मार्च से पहले आपने बुक फाइनल किए होंगे, ऑथेंटिकेट किए होंगे। तो ऑथेंटिकेट करने के बाद बुक बंद हो जाता है, उसको ओपन नहीं किया जा सकता। तो रीओपन आप कैसा कर सकते हो 6 साल का रिकॉर्डिंग? एक बार हमारी प्रॉपर्टी टैक्स सर्टिफिकेट करने के बाद कमिश्नर के वो अंतिम हो जाती है तो उसको खोलेगा ही कैसे आप? तो वो तो सुनने के लिए बस खाली ऐसे ही बैठी है, सुनना तो चाहती नहीं दिल से, लेकिन ठीक है आदमी आया है सामने तो सुनना है, लेकिन वो अपने कागज़ पे या अपने रिकॉर्ड पे या कानून की परिभाषा जानने के लिए तैयार ही नहीं, वो समझना ही नहीं चाहती। तो मैंने उसको सेक्शन 129(2)A का जिक्र करके बताया कि जिसमें सब सेक्शन 2 है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो टेम्पररी बिल का जो प्रोविज़न है केवल 1 साल के लिए लागू रहेगा, उसके बाद उसका प्रोविज़न ख़त्म हो जाएगा वो लागू होना। वो उसको मैंने पढ़ के सुनाया, उसके पढ़ने के बाद भी उसका कोई रिएक्शन नहीं। वो तो ठान के बैठी कि कैपिटल वैल्यू मुझे लगाना है और शहर से जो वसूली करना है। उसको नहीं पता कि शहर वाले कितने परेशान हैं, उनका दर्द क्या है। जब उन्होंने अभय योजना लागू की थी उस समय भी उनका ये मानना था कि अभय योजना आएगी नहीं, लेकिन उसकी जो भूमिका थी उसको बाद में उसे बदलना पड़ा। जब तक वो अभय योजना लागू नहीं हुआ उसका टैक्स रिकवरी नहीं होने वाला था, न हो रहा था। अभय योजना लागू करने के बाद में 100 करोड़ के आगे रिकवरी गई। तो उसकी जो भूमिका पहले भी विरुद्ध थी, उस समय भी वो समझ नहीं पा रही थी, अभी भी उसकी भूमिका विरुद्ध है, अभी भी वो समझ नहीं पा रही है। उसे शहर की हालात खबर नहीं। जब अभय योजना ने लोगों ने अपने जेवर बेच के, सोना बेच के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया जो बढ़ी है, उनको उनका दर्द मालूम नहीं, उनकी जो परेशानी है वो नहीं जानती। सीट पे बैठ के खाली हुक्म चलाना ये कोई सही काम नहीं है। लोगों का दुख दर्द भी और जुडिशियल अप्रोच भी रखना चाहिए जब आप हियरिंग में बैठते हो। हियरिंग में बैठते समय अगर आपको जुडिशियल अप्रोच नहीं है तो उसका हियरिंग का कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन है हियरिंग।
आप लाखों की सुनो या 2 लाख प्रॉपर्टी की सुनो, सबका नतीजा एक ही आने वाला है कि मुझे आपकी ऑब्जेक्शन नामंजूर है। अगर नामंजूर करने का अगर आपके पास विश्वास, अभ्यास, कॉन्फिडेंस है तो उसके लिए तो कारण लिखो ना कि आपको ये कानून जो आप हम कह रहे हो उसकी परिभाषा आप नहीं मानते हो। ये आपकी परिभाषा क्या है वो समझाइए लोगों को, और लिखत में दीजिए ना वो बातें। वो लिखत में देने को तैयार नहीं। और दूसरी बात ऐसा है कि भाई आप देखोगे जो 6 साल जो उन्होंने टैक्स बढ़ दिया है उनसे बाकी एरियर्स आप मांग रहे हो कैपिटल वैल्यू के आधार पे, और जिनको कैपिटल वैल्यू के आधार पे रेंटल प्रॉपर्टीज़ है उनको करोड़ों का रिफंड करना है आपको, करोड़ों का। तो करोड़ों का रिफंड आप 6 साल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दोगे तो आप फिर से एक हिस्ट्री रिपीट करने वाले हो। पिछले टाइम 5 डिप्टी कमिश्नर जो एंटी करप्शन ने बुक किए थे वो इसी कारण बुक किए थे कि कुछ लोगों को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फ़ायदा दिया था। और आप भी रेंटल प्रॉपर्टी जब 6 साल के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक रेंटल प्रॉपर्टी को फ़ायदा दोगे तो केवल आप एंटी करप्शन को इनवाइट कर रहे हो, ऑडिट को इनवाइट कर रहे हो और अपने अंक पे ले रहे हो। अगर इस पिछले इतिहास से अगर आपको सबक नहीं लिया है, सबक नहीं मिला तो आप फिर से हिस्ट्री रिपीट करोगे। और जो गलत है वो गलत है, उसके मानने में क्या गलत है। आप तो केवल ये हट करके बैठे हो कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मेरे सिवा कोई आदमी सही है नहीं, कोई कानून है नहीं। यहाँ पे नेता लोग आपको आश्वासन देंगे, दिलासा देंगे, लेकिन पुरजोर विरोध नहीं कर पा रहे। और प्रशासन का ये हाल है कि वो आपको सुनने को तैयार नहीं है। तो नतीजा जो जनता है उसे भुगतना है। अभी तो केवल खाली 20-25 हज़ार ही नोटिस निकले, जब 2 लाख बिल आएंगे ना तो ऐसी हालत आ जाएगी कि लोगों के ऊपर लाखों रुपए के बिल्स आएंगे। और जब वो लाखों के बिल्स देखेंगे ना तो उनका जान जलेगा और वो बोलेंगे कि ये कहाँ से भरेंगे, किधर से आएंगे पैसे। और अगर वो वाजबी हो तो वैसा भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैर वाजबी हो तो और दुख होता है। ये गैर वाजबी तरीके से जो प्रोसीजर फॉलो उन्होंने किया नहीं, और कैपिटल वैल्यू जो निश्चित किया वो विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ऐसी कैपिटल वैल्यू को लागू करना मतलब जनहित विरुद्ध है। और मैं इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाऊंगा, न्यायिक निर्णय के सिवाय और कोई ये हालात बदल नहीं कर सकता। और जल्दी इसका अंजाम भी सामने आएगा लोगों के सामने। प्रकाश कुकरेजा जी, आज जो शहर की परिस्थिति है और इतना गंभीर मुद्दा है, उसको लेकर शहर के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस खामोश हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ना, अभी जो नेता लोग हैं वो अपनी भूमिका अपने ज़रूरत के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से निभाते हैं। किसी की पड़ी है, यहाँ तो जनता को भी नहीं पड़ी। जिसके विरुद्ध टैक्स आ रहा है उन्होंने भी अपना आंदोलन शुरू नहीं किया कभी। अगर आपके सर में दर्द नहीं है तो गोली कौन देगा। तो जनता को जागना सबसे पहले ज़रूरी है, और नेता को जगाने के लिए जनता का आवाज़ उठाना ज़रूरी है। प्रकाश कुकरेजा जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स, मोबाइल नंबर 9763083315।